अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 2 हमारा वादी सिंध की तहज़ीब जो है हमारा अभी स्टार्ट पे है। इसके हम 3 बाब कर चुके हैं, आलात, तकनीकें, साइंस और तिजारत। ये हमने पिछली क्लास में ही किया था। आज जो इसका आखिरी बाब है, बाब नंबर 4, वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा। वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा ये हमारा टॉपिक है और इसमें यही बताया गया है आखिर वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा कैसे हुआ। तो आज हम चलते हैं बाब नंबर 4 की तरफ और इसको समझते हैं अच्छी तरह से। तो अपनी अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 46। तो ये है हमारा टॉपिक, वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा। वादी सिंध की तहज़ीब का आगाज़ कोई 3300 साल कबल मसीह में हुआ। वो फली फूली और 2600-1900 साल कबल मसीह में एक अजीम तहज़ीब बन गई। 1900 से 1300 साल कबल मसीह में इस तहज़ीब का ज़वाल होना शुरू हुआ और बिलाखिर इसका ख़ात्मा हुआ। इस बाब का मकसद जो है वो वादी सिंध की तहज़ीब के ज़वाल के असबाब को नुमाया करना है। आया कि वो कौन से असबाब थे, कौन सी वजूहात थीं जिनकी बिना पर वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा हुआ। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वादी सिंध की तहज़ीब पर क्या गुजरी। सबसे पहले उसको समझते हैं। देखें, ये हमारा टॉपिक, वादी सिंध की तहज़ीब पर क्या गुजरी। आज तक दुनिया ये नहीं जानती कि वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा कैसे हुआ। कोई काबिल एतमाद ज़रिया दस्तयाब नहीं हुआ जो इस बात का जवाब दे सके कि वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा कैसे हुआ। मौरख़ीन का कयास है, यानी तारीख़ लिखने वाले जो हैं वो कयास आराइयाँ करते हैं, मतलब वो कन्फर्म नहीं है कि दर्ज झेल में से किसी एक सबब की वजह से ज़वाल हुआ होगा। यानी नंबर 1, ये आम तौर पर तस्लीम किया जाता है कि आर्याई दूसरे अफराद थे जो इस खित्ते में आबाद हुए, यानी एक कौम वो थे और दूसरी कौम आर्याई आके इस खित्ते में आबाद हुए। वो माहिर लड़ाकू थे, यानी लड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो हो सकता है कि उनके एक हमले ने वादी सिंध की तहज़ीब को नेस्तो नाबूद कर दिया हो, यानी ख़त्म कर दिया हो। ऋग्वेद के गीत वादी सिंध की तहज़ीब की शेरों की फ़तह की दास्तान सुनाते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान 39 इंसानी ढांचे भी बरामद हुए थे, जिससे उनकी पुरतशद्दुद मौत की तस्दीक होती है। यानी उससे पता चलता है कि उनको तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कई मौरख़ीन इस नज़रिए को नहीं मानते। उनके ख़्याल में बड़े पैमाने पर खून खराबे या जंग की अलामतें नहीं मिलती। कई तारीख़ लिखने वाले जो हैं वो नहीं मानते कि ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ होगा या यहाँ पे कोई जंग वगैरह भी हुई थी। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी बात, मौरख़ीन अब ये मानते हैं कि ये सब जो भी हुआ, यानी वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा, ये कुदरती आफ़तों की वजह से हुआ। यानी कुदरती आफ़तों मसलन सैलाबों के बाइस हुआ। सैलाबों ने लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया होगा। मकानात की असर नो टूटी हुई ईंटों से तामीर की गई होगी, जिसमें निकासी आब का कोई निज़ाम ना होगा। वादी सिंध की तहज़ीब के बहुत सारे शेर इस कैफियत में मिले हैं जैसे उन्हें तर्क करने के बाद दोबारा तामीर किया गया हो। यानी एक वजूहात ये भी बताते हैं कि कोई कुदरती आफत आई होगी, यानी सैलाब वगैरह, जिसकी वजह से वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा हुआ। इसके अलावा तीसरी बात ये भी दरियाफ़्त हुआ कि कोई 2000 साल कबल मसीह में वादी सिंध की तहज़ीब के खित्ते में अहम मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। यानी मानसून में तब्दीली के बायस बारिशों में नुमाया तब्दीली वाक़या हुई और दर्जा हरारत में बदलाव आया, जिसने सेहरा जैसे सख्त गरमाई हालात पैदा किए। यानी दर्जा हरारत गर्म हो गया और हालात जो है सेहरा की तरह सख्त गर्म हो गए। इस तब्दीली की वजह से ज़राअत, जिस पर ज़्यादातर तिजारत का इन्हिसार था, ज़वाल शुरू हुआ, यानी ज़राअत ना होने के बराबर रह गई। इन हालात में वादी सिंध की तहज़ीब के बाशिंदों ने दूसरे मकामात को मुंतकिल होने की कोशिशें की, यानी वहाँ से नकल मकानी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पूरी तहज़ीब ज़वाल से दोचार हुई। अब वो मकाम जहाँ वादी सिंध की तहज़ीब फलती फूलती रही, एक रेग ज़ार का समा पेश करता है। यानी वहाँ पे
بالکل سنسان ہے، کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ تھی کچھ وجوہات جو مورخین نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وادی سندھ کی تہذیب کی اہمیت، اس کو جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کی اہمیت۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باشندوں نے مصر کے اہراموں اور چین کی عظیم دیوار کی طرح بڑی یادگاریں نہیں چھوڑی، یعنی جس طرح مصر میں بڑے بڑے اہرام ہیں اور چین کی عظیم دیوار ہے، دیوار چین، اور بڑی بڑی یادگاریں ہیں، اسی طرح وادی سندھ کی تہذیب میں کوئی اس طرح کی یادگار نہیں ہے۔ ان کے شہروں کی باقیات وہ کھنڈرات ہیں جو ہمیں آج نظر آتے ہیں۔ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو صرف کھنڈرات ملیں گے جو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ وادی سندھ کی تہذیب کے بہت سے اجزاء بعد کی ثقافتوں، یہاں تک کہ آج کے پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتوں سے بھی ملتے ہیں، یعنی وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جن میں سے کچھ پاکستان اور کچھ جو ہے ہندوستان کی ثقافت سے ملتی جلتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں آج بھی لوگ اینٹیں بناتے ہیں اور انہیں بھٹیوں میں پکاتے ہیں۔ یہ اینٹیں مکان اور دیدہ زیب یعنی خوبصورت عمارتیں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باشندوں نے ہمیں صفائی کی اہمیت کا احساس دلایا۔ سب کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے سرکاری طور پر کنویں کھودے گئے تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پانی کا وہاں بہت اچھا نظام تھا، صفائی کا بہت خاص خیال رکھتے تھے۔ نکاسی آب کا ایک معقول نظام موجود تھا وہاں پہ، جو کوڑا کرکٹ جمع کرتا اور شہر کی دیواروں کے باہر گڑھوں میں ٹھکانے لگاتا، یعنی شہر کی دیواروں کے باہر گڑھے کھود کر اس کو ضائع کیا جاتا تھا۔ صاف ستھرے شہروں میں مقیم وادی سندھ کی تہذیب کے باشندے آرٹ اور دستکاری کی مختلف سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ وہ روزمرہ کے ظروف بنانے کے لیے مختلف سامان اور اوزار استعمال کرتے تھے۔ ظروف مطلب برتن وغیرہ۔ وہ بچوں کے لیے کھلونے اور مرد و خواتین کے لیے زیورات بھی تیار کرتے تھے۔ وہ آرائش کے لیے ان پر پھول پتیاں اور مچھلی کے ڈیزائن بھی بناتے تھے۔ گیروے رنگ کے وادی سندھ کی تہذیب کے ظروف آج بھی اس خطے میں بنائے جاتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کا اس دنیا کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ تھا کہ شہروں میں امن اور سکون سے کس طرح رہا جاتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے شہروں میں اسلحہ یا کسی لشکر کی موجودگی کی بہت کم علامتیں ملتی ہیں، یعنی ان کے پاس اسلحہ یا کوئی لشکر وغیرہ بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ شواہد ملتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس خطے میں ہندو مت کے عقائد اور طور طریقے شروع ہوئے تھے، یعنی شواہد کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ہندو مت کے عقائد کے ماننے والے اور طور طریقے اپنانے والے رہتے تھے یا بسے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باشندوں نے اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بجائے جلانا شروع کر دیا تھا، اور یہ طریقہ آج کے ہندوستان میں بھی نمایاں ہے، جس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہندو مت کے ماننے والے لوگ تھے۔ تو یہ تھا ہمارا وادی سندھ کی تہذیب کی اہمیت۔ اس میں جو ہے کلیئرلی آپ کو نہیں بتایا گیا کہ وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ کس طرح سے ہوا، لیکن کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں، کیونکہ کوئی بھی شواہد ایسے نہیں ملے ہیں، لیکن کچھ جو شواہد ملے ہیں اس کی بنیاد پر مورخین نے، یعنی جو تاریخ لکھتے ہیں اندازہ لگانے والوں نے، انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ 3 وجوہات ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجوہات ہو سکتی ہے جس کی بنا پر یا جس کی بنیاد پر وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اس کا تھوڑا سا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے خلاصہ۔ ہم آج تک یہ نہیں جان سکے کہ وادی سندھ کی تہذیب کا تقریباً 1300 سال قبل مسیح اختتام کیسے ہوا، یعنی یہ آج تک نہیں پتہ لگا سکے کہ وادی سندھ کی تہذیب کا 1300 سال پہلے کس طرح سے خاتمہ ہوا۔ وادی سندھ کی تہذیب کئی حوالوں سے بڑی اہمیت رکھتی تھی، مثلاً شہری منصوبہ بندی یعنی ٹاؤن پلاننگ اور فن تعمیر، صفائی کو دی جانے والی اہمیت، مختلف فنوں آرٹ اور دستکاری کے نمونے، یعنی اپنے آرٹ میں اور ہاتھ سے بنانے میں یا بہت ساری چیزیں مہارت رکھتے تھے۔ فن تعمیر ان کا بہت اچھا تھا، ٹاؤن پلاننگ بہت اچھی تھی، صفائی ستھرائی کے بہت اچھے نظام تھا وہاں پہ، جن سے تہذیب کی پہچان تھی، یعنی اس تہذیب کی
पहचान होती थी, और सबसे बढ़कर अमन और सुकून से एक दूसरे के साथ रहने की अफादियत, जिसने इस तहज़ीब को बरकरार रखा। ये सारी बातें जो हैं हम जान चुके हैं पिछले लेसन में भी अच्छी तरह से, इसके जो हमने टॉपिक पढ़े थे। अब मज़ीद इसको हमने जान लिया है। अब जो है यकीनन आपको सारा समझ आ गया होगा, लेकिन आज तक 1300 साल गुजरने के बावजूद भी वादी सिंध की तहज़ीब का जो ख़ात्मा एग्जैक्ट यानी परफेक्ट तौर पे कैसे हुआ नहीं पता लगाया जा सका है। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ इसका, उसके बाद जो है अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आगे अगली क्लास में हम सीखेंगे। अब ये देखें खाली जगह हैं आपकी, खाली जगह पुर कीजिए पेज नंबर 48 पे 48 पे। पहला है वादी सिंध की तहज़ीब का तकरीबन डैश में ख़ात्मा हुआ। उसके बाद दूसरा मौरख़ीन भी वो वजूहात दरियाफ़्त नहीं कर सके जो तहज़ीब के डैश का सबब बने। उसके बाद 3 असबाब जिनकी वजह से वादी सिंध की तहज़ीब अहमियत रखती है, डैश, डैश और डैश हैं। ये आपने फ़िल करनी है, ब्लैंक्स बुक वर्क है, ये आप बुक पे ही फ़िल करनी है। सफाई से करके मुझे फिर चेक कराइएगा। उसके बाद जो है आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद देखें सवाल नंबर 2 है, आपने वादी सिंध की तहज़ीब से मुतालिक ऐसी कौन सी 2 बातें सीखी जिन पर अमल किया जाए तो आपका शहर भी बेहतर हो सकता है। तो ये सवाल भी आपका होमवर्क है, ये आप पढ़ेंगे लेसन को, आपने सुना है तो यकीनन आपको खुद समझ आ जाएगा। वो आप 2 पॉइंट जो हैं कोई भी लिख सकते हैं कि जिन पर अगर हम अमल करें तो हमारा शहर भी उस तरह से बेहतर हो सकता है। अब देखें ये सवाल दिया गया है पेज नंबर 49 पे, कॉलम अलिफ में दिए गए मसनूओं को कॉलम बे में दिए गए उनके इस्तेमालात से मिलाइए। यानी कॉलम अलिफ में देखें आपको मसनूए दिए गए हैं, यानी पक्की ईंटें, मंकें, गाड़ियाँ, उसके अलावा थालियाँ, हैवानों की शक्लें, इसको आपने जो इनके इस्तेमालात हैं उससे मिलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला है आपका पक्की ईंटें, तो ये आप किससे मिलाएंगे? मकानों की तामीर, एक जगह से दूसरी जगह अशिया ले जाना, खाना खाना, ज़ेवरात बनाना, लंबाई की पैमाइश, अशिया का वज़न, इसी तरह से बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये पक्की ईंटें जो हैं वो इस्तेमाल होती थी मकानों की तामीर में, तो ये आपका मैच करेगा फर्स्ट से। इसी तरह से दूसरा जो है मंके, वो किससे मैच करेंगे? ये आपने किए हुए हैं, ये आप सारे देखिएगा। ये भी आपका होमवर्क है, अच्छी तरह से करिएगा और मुझे चेक कराइएगा। ये बुक वर्क है, बुक पे ही करिएगा। उसके अलावा कोई भी बात नहीं समझ आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।